एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि ग्रेविटी अपने पास बुला रही है ना भाई, आजा आजा आजा। वेलोसिटी होती है, इतनी सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी तो ही वो ग्रेविटी से बाहर निकल, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। दूसरा गाइस कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस आज बहुत सारी चीजें देखेंगे और ट्राई करेंगे कि आज के आज ये लेक्चर पूरी, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस अगर हम नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा इस मेरे इंस्टाग्राम का, वहां भी जाके आप प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ भाई, फटाफट जाके फॉलो करो। और गाइस आपका स्पेशल टेलीग्राम हमने बनाया, फटाफट उसको ज्वाइन कर लो कि वहीं सभी नोट्स आपको मिलने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ जी। देखो गाइस ये जी क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि सर एक पहले भी कैपिटल जी आया था और ये स्मॉल जी बहुत कंफ्यूज हो गए। तो भाई जो पहले कैपिटल जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 था। बट ये जी ये बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखो ये मेरा पेन है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ता हूं तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। क्यों एक्सेलरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मान लो बाइक के अंदर मैंने पेट्रोल डाला और मैंने फिर एक्सेलरेटर घुमाया, वो एक्सेलरेट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पेट्रोल, इसीलिए तो आगे गया। और ये एक्सेलरेट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो भाई इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो चलो इसका फाइंड करते हैं इक्वेशन। सिंपल सा इक्वेशन है, F इक्वल टू एम। सबसे पहले मैं आपको एक पुराना चीज दिखाता हूं। देखो ये वाला, ये आपको पता होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने ये पढ़ा था, ये फाइंड किया था F इक्वल टू एम ए 9th स्टैंडर्ड में। नहीं याद होगा तो चलो मैंने बता दिया। बट यहां हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, हम ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जस्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में ही फाइंड किया है, जो हमारा G इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके क्लियर। अब गाइस क्या करेंगे, ये देखो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम कैसे रखेंगे? एम जी इक्वल टू, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ओके इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा। और ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला सेम है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है तो हमारा राइट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों साइड से एम क्या हो गया? कैंसल। और जी इक्वल टू क्या मिल गया? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसको मैं फाइंड करता हूँ यहाँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैपिटल जी की वैल्यू रखता हूँ, एम की वैल्यू रखता हूँ, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू रखता हूँ, तो मुझे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। वैसे नॉर्मली गाइस हम लोग क्या लेते हैं? 9.8। एक चीज बता देना चाहता हूं कि 9.8 अगर मैं अर्थ पे ही बात करूं, इक्वेटर पे बात करूं, दोनों पोल्स पे बात करूं, तो हर जगह 9.8 नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि पूरे अर्थ पे एक कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हर जगह नहीं तो वेट वेरी होगा ना, कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एम जी। ओके तो हर जगह मास सेम हो, बट ये अगर जी वेरी होगा तो भाई अर्थ के ऊपर ही अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट की वैल्यू आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे अर्थ में हम एक ही वैल्यू लेते हैं जो होता है हमारा 9.8। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ चीजें मैं आपको जरूर और बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जगह पे आप जब जाओगे और देखोगे तो आपको मतलब बहुत सारे जगहों पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर वहां कंफ्यूज, अरे सर ये स्मॉल आर कैसे आ गया? सर यहाँ तो कैपिटल आर सर ने लिखवाया था, ये स्मॉल आर कैसे आ गया? तो टेंशन मतलब बताता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ये सेंटर, ये रेडियस अर्थ का और ये मास अर्थ का। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां पड़ा हुआ है तो यहां से यहां तक का सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है हम लेते हैं h। ओके जब ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ तो हम लोग उसके डिस्टेंस को क्या लेते हैं? h। भाई जब h, ये वाला h और रेडियस ऑफ द अर्थ दोनों प्लस होता है तो हमारा बनता है स्मॉल r। क्लियर। r प्लस एच इक्वल टू स्मॉल r बनता है। जब हम रेडियस ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दोनों को प्लस करते तो हमारा क्या बनता है? स्मॉल r। तो अगर अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जीएम अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बट अगर वही कोई ऑब्जेक्ट है सर्टन हाइट पे, एक सर्टन हाइट पे रखा हुआ है, तो हम उसके लिए क्या लेंगे? जी इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। या तो भाई ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल r की जगह पे क्या ले सकते हैं? r प्लस एच का स्क्वायर।
मतलब वही है ना, मतलब ये या तो ये लिखो या तो ये लिखो। तो क्लियर कट मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे गाइस देखो, ये जी की वैल्यू मैंने बताया कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे ही लूं तो अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे वैल्यू ऑफ जी अलग अलग होता है, बट हम क्यों कॉमन लेते हो मैंने उसका रीजन बता दिया। बट हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे कहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या क्या होती है ये हम समझने वाले हैं। और दूसरा चीज देखो, टोटल 3 कंडीशन दिया हुआ है अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ के ऊपर ऊपर जब हम बढ़ेंगे मतलब सर्टन हाइट पे जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, देन डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा। तीनों कंडीशन हमें समझना है। तो तीनों कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं। ये हमारा अर्थ है और ये तीनों कंडीशन को मैं इससे ही समझूंगा, याद रखो, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये देखो ध्यान से समझ लो, ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या होगा, कम होगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम पूरा समझ जाएंगे। तो पहला कंडीशन हम समझते हैं। पहला कंडीशन क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर ऊपर हम आगे ऊपर बढ़ेंगे या ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ जी कैसे चेंज होता है ये समझने वाले। देखो अब ये बीच वाला आप सभी को पता है, ये हमारा इक्वेटर है, ये दोनों हमारे पोल्स हैं। तो हमसे पूछा जाता है बताओ इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी और पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। सर ने अभी बताया था कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, या तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। ओके, समझ में आया। तो दोनों में इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ देखो, इसको ध्यान से देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंटर से देखो ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है मतलब आर, ये हमारा डिस्टेंस है, मतलब आर ज्यादा है। तो आर ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। ऑन इक्वेटर पे डिस्टेंस क्या ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो वैल्यू ऑफ जी इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आ गया। चाहे देखो इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा, सर ने बोला था दोनों में इनवर्स रिलेशन, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर क्या रहेगा, कम रहेगा। अब पोल्स की अगर मैं बात करूं, पोल्स की बात करूं तो पोल से सेंटर से डिस्टेंस, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो डिस्टेंस क्या है, कम है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस जहां कम है तो वहां वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया, ज्यादा होगा। समझ में आया। ये देखो यहाँ देखो यहाँ डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट पे बात करो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या बहुत कम है, और डिस्टेंस कम है तो वैल्यू जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब बताना क्या है कि सबसे, अगर मैं जी की बात करूं तो जी सबसे मिनिमम कहाँ होता है, ऑन इक्वेटर, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, ऑन पोल। क्यों मैक्स पोल पे क्यों रहता है, क्योंकि वहां डिस्टेंस सबसे कम होता है। सबसे कम डिस्टेंस दोनों पोल्स पे है, और दोनों पोल्स पे सबसे कम डिस्टेंस होने की वजह से वहां वैल्यू ऑफ जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वैल्यू ऑफ जी सबसे मिनिमम होता है। समझ में आया। इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होते जा रहा है मतलब क्या बढ़ते जा रहा है, वैल्यू ऑफ जी बढ़ते जा रहा है। वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वैल्यू ऑफ जी बढ़ता जा रहा है। क्लियर। तो डिस्टेंस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगा। समझ में आया। और जहां डिस्टेंस कम होगा वहां वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगा, और जहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, कम होगा। बस ऐसे ही देखो, इसी तरह मैंने बता दिया। तो बस यही चीजें लिखनी है कि ऑन इक्वेटर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, ऑन इक्वेटर के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, मिनिमम होगा, और दोनों पोल्स पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम, क्योंकि वहां डिस्टेंस क्या कम है। तो भाई ये हमने समझा दिया। अब बात करते हैं दूसरा। अब दूसरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि चेंज विद द हाइट मतलब धीरे धीरे जब हम ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम कहां बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं फिर से वही कॉन्सेप्ट, फिर से हम लिखते हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया कि नहीं। हम अर्थ को छोड़ के ऊपर जा रहे हैं, एक सर्टन हाइट पे जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, अर्थ से डिस्टेंस बढ़ रहा है, और अर्थ से डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा हाइट अर्थ के सरफेस से इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीजेस क्लियरली। और वही अगर हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं, अर्थ की तरफ मतलब इधर आ रहे हैं, अर्थ की तरफ आ रहे हैं मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा चेंज विद हाइट। अब डेप्थ की बात करते हैं।
डेप्थ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लियरली बताता हूँ, देखो इसको पहले हम रफ कर देते हैं, इसको हटा ही देता हूं। अब मान लो ये मेरा अर्थ है, मैं अब अंदर जा रहा हूं, मैं यहां पहुंच गया, तो भाई मेरे लिए ना अर्थ का मास बस इतना ही रहता है। जब मैं यहां पहुंच गया तो मेरे लिए अर्थ का मास इतना ही रहता है। पहले जब जब मैं इस पॉइंट पे था, अर्थ के सरफेस पे था, तो मेरे लिए रेडियस इतना था। पर जब जैसे ही मैं यहां पहुंच गया तो अब मेरे लिए अर्थ का रेडियस बस इतना है। फिर जैसे मैं यहां पहुंच गया तो अब मेरे लिए अर्थ का रेडियस इतना है। तो कहने का मतलब क्या बता रहा हूं, जब हम डेप्थ में जाते हैं, जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं, बस अर्थ का मास उतना ही हमारे लिए रहता है। फिर जैसे हम यहां आ गए तो हमारे लिए अर्थ का मास इतना हो गया। ओके क्लियर, मतलब बताना क्या चाहता, फिर से जी की वैल्यू लेते हैं, gm/r²। अब देखो मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो अब मेरे लिए अर्थ का मास कम हो गया, और अर्थ का मास भी कम हो गया और हमारा डिस्टेंस भी कम हो गया। मास भी कम हो रहा है, डिस्टेंस भी कम हो रहा है, और दोनों वैल्यू अगर कम हो रही है, जो हमारी दोनों वैल्यू देखो, दोनों वैल्यू कम हो रही है ना, तो अगर m भी कम हो रहा है, r भी कम हो रहा है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, इतना तो मैथ हमने पढ़ा है कि ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू दोनों कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब अगर हम ऊपर जाएंगे, सर्टेन हाइट पे जाएंगे, तो भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, और डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्लियरली समझ लो, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड आर, आप सभी को पता है, ये हम यहां रेडियस कंसीडर करेंगे, आर दोनों अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब डेप्थ में। तो बस इतना समझ लो, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होने वाला है, और डेप्थ में जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये कैसे डिक्रीज होगा, हमने बताया डेप्थ में जाने के टाइम जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे, मास बस उतना ही कंसीडर किया जाता है। फिर यहां पहुंचा तो मास इतना है, तो मास कम हो रहा है, और मास भी कम हो रहा है, और आर भी कम हो रहा है, आर डिस्टेंस भी कम हो रहा है, और मास और डिस्टेंस दोनों कम होगा, ऊपर और नीचे की दोनों की वैल्यू कम होगी, तो सिंपल सा मैथ हमें आता है, वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज विद द हाइट, देन चेंज विद द डेप्थ। तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, और इसको आराम से आप लिख सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी बहुत सिंपल सा यार, देखो अब अगर मुझे मेरे सैटेलाइट को, मैंने अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा हूँ, ओके रॉकेट लॉन्च कर रहा हूँ, इस रॉकेट को ग्रेविटी से बाहर जाना है, मेरी ग्रेविटी से, ये देख ये मेरा अर्थ है, और यहां मैं रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं, इसको ग्रेविटी से बाहर जाना है, ग्रेविटी से क्या हो रहा है, बाहर जाना है। तो भाई जो वेलोसिटी उस सैटेलाइट को लगता है ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए, उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर फॉर द सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उस सैटेलाइट को बाहर जाने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत है, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। मान लो मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, और मुझे उसको छुड़ाने के लिए जिस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, वो तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी ना भाई। बट मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरा सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को कहां जाना है, उस सैटेलाइट को रॉकेट को थ्रू कहां जाना है, बाहर जाना है। तो ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए रॉकेट के अंदर जिस वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, नाम से पता चला एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी किसको चाहिए, सैटेलाइट को चाहिए। कहां से लिए, टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कहां से एस्केप होना है, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसी को बोलेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। क्लियरली समझ में आ गया कि ऐसी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी किस लिए चाहिए, कि सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए चाहिए, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ओके, वैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होती है, इतनी सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी तो ही वो ग्रेविटी से बाहर निकल पाएगी। अब बात करते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल, अब मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या फ्री फॉल है, क्या ये फ्री फॉल है? अब बोलोगे हाँ सर फ्री फॉल है, हाँ तो सही बात है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। जो भी कैसा भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है, तो हम इसको फ्री फॉल बोलेंगे। ओके, बस वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं और वो नीचे गिरता है, धड़ धड़ नीचे गिर रहा है, और किसके इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। बट भाई फ्री फॉल के लिए कुछ कंडीशन भी जरूरी है। पहला कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो तो मैंने पकड़ के रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो पहला कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ओके क्लियरली।
अब इसके बाद गाइस दूसरा, goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth। अब जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, और मैंने क्या बोला, फ्री फॉल कहाँ होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होती है, बट ग्रेविटी के अंडर ही फ्री फॉल होता है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो धीरे 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 इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेविटी अपने पास बुला रही है ना भाई, आ जा आ जा आ जा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा गाइस, जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ सर्टन हाइट से, तो देखो नीचे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, देन बहुत सारे नंबर ऑफ एयर हो गए, ये इसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। देखो अपोज करता है। अगर मैं इसको तो चलो इसका वेट ज्यादा है, मैं चींटी को अगर छोड़ता हूँ, चींटी बेचारी ऐसे हवा में उड़ते 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 नीचे गिरती है। क्यों नीचे गिरती है, बिकॉज अब आप सभी पता है कि उसके मोशन को अपोज किया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, देन एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सभी उसके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो भाई उसको ट्रू फ्री फॉल नहीं बोलेंगे, उसको फ्री फॉल बोलेंगे कि वो ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है, उसको फ्री फॉल बोलेंगे, उसको ट्रू फ्री फॉल नहीं बोलेंगे। तो ट्रू फ्री फॉल किसमें पॉसिबल है, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। वैक्यूम में बस ग्रेविटी रहता है और कुछ भी नहीं रहता, ना एयर रहता है, ना डस्ट पार्टिकल रहता है, कुछ भी नहीं रहता। तो वहां, क्योंकि देखो अपने को फ्री फॉल करवाने के लिए क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, बट ट्रू फ्री फॉल करवाने के लिए बस हमें क्या चाहिए, वहां बस ग्रेविटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भाई यहां गिरेगा तो फ्री फॉल है, बट वैक्यूम के अंदर गिरेगा तो ट्रू फ्री फॉल है। तो देखो ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। ओके, ड्यू टू फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या करता है, जैसे ही फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सब ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको याद रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। देन इसका तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कौन अपोज करता है, आप सभी को पता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, अपोज करता है। फिर इसके बाद गाइस ट्रू फ्री फॉल बस किस में पॉसिबल है, ट्रू फ्री फॉल बस वैक्यूम में पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है वैक्यूम के अंदर, आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि वहां कोई डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी नहीं रहता जो ऑब्जेक्ट को मोशन को अपोज करे। समझ में, यहां छोड़ूंगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो है, बट यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, वहां इसको मोशन को अपोज नहीं किया जाता। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल के लिए कुछ इक्वेशन है बुक के अंदर, जो वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ समझ ही लेते हैं। हमने न्यूटन बाबा के 3 इक्वेशन देखे थे, अगर आपको याद होगा तो। पहला इक्वेशन हमने ये देखा था, चलो हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। पहला था हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हम फ्री फॉल लगाएंगे। आप सभी को बताया कि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी देखो पकड़ के रखा है ना, तो जीरो होता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये फाइनल वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। और ए के जगह पे यहाँ जी बात किया जाता है, क्योंकि हम कौन सी एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पहला फॉर्मूला इक्वेशन बन गया फ्री फॉल के लिए। देन दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसा हो जाएगा, इस देखो ऐसा हमने लिखा, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसके बाद हाफ, यहाँ क्या, ए के जगह पे क्या आ जाएगा, ए के जगह पे हमारा आ जाएगा जी टी, ये सेकंड हो गया। देन क्या तीसरा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। as के जगह पे यहाँ gs आ जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि a के जगह पे वो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए a यूज नहीं करेंगे, a रहता है फॉर्मूला, बट हम यहाँ g यूज करेंगे। फिर से ये जीरो हो जाए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gs। क्लियर। तो ये 3 इक्वेशन हो गए। पहला हमारा हो गया v इक्वल टू जी टी, दूसरा हमारा हो गया s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा हो गया हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 2gs। ओके, सो भाई अब एक लास्ट टॉपिक जो मुझे आपको समझाना है, वैसे आपकी बुक में ये लास्ट है बट मुझे एक और समझाना है, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो उसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है ना। तो भाई हम यहाँ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला, इस मतलब अर्थ के लिए ये वाला पोटेंशियल एनर्जी यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं यूज कर सकते, तो भाई देखो ये फॉर्मूले में क्या बनता है, m है,
जी है और एच है। तो भाई जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर 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 की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो आप सभी को पता है डिस्टेंस जब बढ़ता है, डिस्टेंस जब बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, कम होता है। तो भाई एक ऐसा कंडीशन आता है जहां वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। तो भाई ये अगर पूरी तरह से जीरो हो गया, मान लो जीरो हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारा आंसर है सॉल्यूशन वो मिलेगा नहीं। इसीलिए इसके लिए हम लोग ये कंडीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे अर्थ को छोड़ के ऊपर 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 बढ़ता है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। हम कौन सा करते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, समझ में ये क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यहां जैसे ही एक ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे ऊपर ऊपर बढ़ने लगता है तो वैल्यू ऑफ जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और वैल्यू ऑफ जी कम होने लगता है तो भाई हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो तो जीरो हो जाएगा, तो हमें सही कैलकुलेशन नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हम यहाँ इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे आपकी बुक में ये दिया हुआ है डायरेक्ट, ये कैसे आया मैं आपको बताना चाहता हूं, चलो मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम यहां लिखते हैं, मैं वही लिखता हूं mgh। अब जी का फॉर्मूला गाइस, जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या था, gm अपॉन अब ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे जा रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट पे जा रहा है, इसलिए हम यहां लेंगे r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब गाइस h मतलब हाइट, और यहाँ हाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे जा रहा है ना, ये देखो ये हो जाएगा जैसे ये अर्थ का रेडियस और ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे h, तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ एच, आर प्लस एच हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। यहाँ हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट कितना हो जाएगा, ये एच और ये आर, तो आर प्लस एच हो जाएगा। इसलिए एच को रिप्लेस करके हमने यहाँ क्या लिखा, आर प्लस एच। तो यहाँ से ये कैंसिल, एक कैंसिल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब बोलोगे सर यहाँ तो माइनस है, हाँ भाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं ना, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो गाइस ये मैंने बता दिया कि अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरह से रिलेशन आता है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये चीजें पता रहना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर क्यों आया, क्या आया, क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही अच्छे समझ में आएगा। तो भाई इतनी सब चीजें मैंने बता दी। अब मिलते हैं भाई मेरे दोस्त नेक्स्ट चैप्टर में, जो है हमारा प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बट उसके पहले गाइस जितना हो सके इतना शेयर करो। अगर आप बोलोगे तो इस चैप्टर के हम सॉल्यूशन भी लेके आ जाएंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लाएंगे तो और मजा आएगा। बट उसके पहले आपको इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।